Hey guys, welcome back on my channel Commerce Excel. Today we are going to do part 2 of dividend decision, as I already uploaded my first video on dividend decision in which we had done relevance of dividend policy. अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है then I'll provide the link in the description box. So in this video we are going to do a relevance of dividend policy. So a relevance of dividend policy में हमारी फर्स्ट थियरी है वो है रेजिडेंस थियरी ऑफ डिविडेंड्स. ये क्या है? सी हियर, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी ऑफ डिविडेंड, a firm does not decide as to how much dividends be paid, rather it decides as how much profit should be retained. Okay, एज पर दिस थियरी फॉर्म क्या कहती है, वो ये डिसाइड नहीं करती कि कितना डिविडेंड दिया जाए, बल्कि वो इस पे फोकस करती कि कितने प्रॉफिट को रिटेन करके रखा जाए. ओके, सो this theory is based on the assumption that either external financing is not available to the firm, or if available cannot be used due to its excessive cost of financing the profitable investment opportunities to the firm. इस थियरी के अकॉर्डिंग इसकी एक assumption इस थियरी की कि फर्म जो है वो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का यूज नहीं कर सकती अपनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए, क्योंकि जो हम एक्सटर्नल फाइनेंसिंग लेंगे उसकी जो कॉस्ट होगी फाइनेंसिंग की वो बहुत ज्यादा होगी. ठीक है, दिस मीन्स दैट इन न्यू कैपिटल विल बी मोर एक्सपेंसिव देन द रिटेंशन ऑफ अर्निंग्स. हम जो अर्निंग्स अपने रिटेन करके रखेंगे वो ज्यादा हमें बेटर रहेगा ना. तो इस वजह से ये अज्यूम करके चलता है, और एक ये अजम्पशन है इस थ्योरी की कि फर्म को एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नहीं लेनी है. As per this theory, dividend decision is a passive decision and investment decision is an active decision. मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एक्टिव डिसीजन क्यों है? क्योंकि पहले हम इन्वेस्टमेंट पे फोकस कर रहे हैं, डिविडेंड पे तो हम फोकस कर ही नहीं रहे. डिविडेंड तो हम ऐसे ले रहे हैं कि बचा है तो ले ले, तभी तो इसका नाम भी है रेजिडल्स. जो बची हुई लेफ्ट ओवर जो रह गई है हमारे पास अमाउंट, अगर वो बची है तब हम डिविडेंड दे देंगे, अदरवाइज नहीं बची है तो कोई मतलब ही नहीं है. तो जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो एक एक्टिव डिसीजन होता है. ठीक है, एक्टिव डिसीजन जिसके लिए हमें डिसीजन लेना पड़ता है. लेकिन पैसिव डिसीजन क्या है? जिसके लिए हमें कोई डिसीजन एज सच लेना ही नहीं पड़ता. वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग फॉर इट. ओके, तो डिविडेंड डिसीजन बेसिकली यहाँ पे पैसिव डिसीजन नहीं है, क्योंकि हमें कुछ करना ही नहीं पड़ रहा. अगर कुछ रह जा रहा है इन्वेस्टमेंट डिसीजन के पास तो हम इसे एज डिविडेंड पे कर देंगे, अदरवाइज नहीं पे करेंगे. ठीक है, therefore dividends would be paid only if the profits are not completely used for the investment purposes. Okay, so as per this theory dividend हम तभी देंगे अगर कुछ लेफ्ट ओवर रह गया है जो भी हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी उसके करने के बाद. ठीक है, इस वजह से इसका नाम भी रेजिडेंस की, मतलब कुछ लेफ्ट ओवर रह गया देन हम डिविडेंड देंगे, अदरवाइज डिविडेंड नहीं देंगे. So firm does not decide as to how much dividends be paid, rather it decides as how much profit should be retained. Okay, इस पे फोकस करते कि कितना प्रॉफिट रखना चाहिए. ठीक है, इस वजह से इसे क्या कहते हैं, हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन को यहाँ पे एक्टिव डिसीजन कहते हैं. ठीक है, और जो लेफ्ट ओवर है उसको डिविडेंड के फॉर्म में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. नेक्स्ट हमारा है मोदिग्लानी एंड मिलर अप्रोच. सो एज पर दिस अप्रोच ये क्या है, अकॉर्डिंग टू एमएम अप्रोच the market price of a share is affected by the earnings of the firm. जो earnings होती है firm की उससे market price affect होती है and is not influenced by the pattern of income distribution. आप कैसे अपनी firm में income को अपने distribute कर रहे हो उससे matter नहीं करता value of the firm. The dividend policy is immaterial and is of no consequence to the value of the firm. इस वजह से dividend policy जो है वो immaterial हो जाती है, और क्योंकि ये वैल्यू ऑफ द फर्म पे इफेक्ट नहीं करती एज पर एमएम मॉडल और एज पर एमएम अप्रोच. सी हियर, ये एमएम अप्रोच बेसिकली कहता क्या है, ये कहता है कि फर्म जो है वो इन्वेस्टमेंट पे फोकस करती है, अपने पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे डिपेंड करती है फर्म की अर्निंग्स. राइट, सो अर्निंग्स ऑफ द फर्म, और जो अर्निंग्स ऑफ द फर्म है वो इफेक्ट करती है वैल्यू ऑफ द फर्म को. ये आपका मॉडल है. इस तरीके से एमएम अप्रोच में समझाई गई है चीजों को कि कैसे पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे फर्म फोकस करती है, क्योंकि उसको अपनी अर्निंग्स देखनी होती है, और अर्निंग्स देखनी होती है क्योंकि उसे अपनी वैल्यू ऑफ द फर्म को मेंटेन करना होता है या फिर इंक्रीज करनी होती है. ठीक है, assumptions एमएम अप्रोच की क्या कहता है, परफेक्ट कैपिटल मार्केट एंड इन्वेस्टर बिहेव रैशनली. सो यहाँ पे जो एमएम अप्रोच के अकॉर्डिंग जो मार्केट है, कैपिटल मार्केट परफेक्ट है,
ऑल इंफॉर्मेशन आर फ्रीली अवेलेबल टू द इन्वेस्टर्स, जो भी इंफॉर्मेशन मार्केट में अवेलेबल है वो सारे जो भी है वो इन्वेस्टर्स को अवेलेबल है। देयर इज नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड नो टाइम लैग। सिक्योरिटीज आर डिविजिबल एंड कैन बी स्प्लिट इनटू फ्रैक्शंस। आपने स्टॉक स्प्लिट के बारे में तो सुना ही होगा। उससे क्या होता है, जो आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन होगी फॉर्म की होती है वो तो सेम रहती है, बट जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो इंक्रीज हो जाते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स के इंक्रीज होने से मार्केट प्राइस डिक्रीज हो जाती है, फिर उससे डिमांड इंक्रीज होती है और अल्टीमेटली फिर से प्राइस इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरीके से कुछ स्टॉक स्प्लिट वर्क करता है। तो यहाँ पे बोला गया जो सिक्योरिटीज है वो डिविजिबल है और कैन बी स्प्लिट इनटू फ्रैक्शंस कर सकते हैं उसे। देयर आर नो टैक्सेस एंड फ्लोटेशन कॉस्ट, कोई टैक्सेस एंड फ्लोटेशन कॉस्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है और नहीं है एज पर द assumptions ऑफ द एमएम अप्रोच। एंड द फ्यूचर प्रॉफिट्स आर नोन विद सर्टेनिटी, और जो फ्यूचर प्रॉफिट्स हमारे हैं वो हम पूरी सर्टेनिटी से पता है। ये किसका है, ये असम्पशन है एमएम अप्रोच के। क्लियर। वैल्यूएशन ऑफ द मॉडल ऑफ एमएम जो मतलब मोदीग्लानी एंड मिलर थे, उन्होंने कैसे अपने बताया कि कैसे वैल्यूएशन करनी है फर्म की, जो वैल्यू है उसको कैसे करेंगे। सी यार उन्होंने बताया जो करंट वैल्यू होगी मार्केट प्राइस जो होगी शेयर की वो होगी हमारा डिविडेंड जो कि एट द एंड ऑफ द ईयर हमें मिल रहा है, प्लस जो मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर होगा इसको डिवाइड करेंगे हम ब्रैकेट 1 प्लस कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। ठीक है। सो फिर उन्होंने कहा कि सपोज इफ कंपनी हैज एन नंबर ऑफ शेयर्स, सो द वैल्यू ऑफ द फर्म क्या आ जाएगा, अगर कंपनी के पास एन नंबर ऑफ शेयर्स होंगे तो वैल्यू ऑफ द फर्म क्या हो जाएगी, एन P0 मीन्स मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, और एन क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू एन D1 प्लस एन P1 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 1 प्लस कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो इस फॉर्मूले से उन्होंने समझाया कि वैल्यू ऑफ द फर्म आप कैलकुलेट कर सकते हो। वैल्यू ऑफ द फंड्स रेज्ड बाय इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स, अब क्योंकि इन्वेस्टमेंट की जरूरत, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए फंड्स की जरूरत पड़ेगी, तो वो फंड्स जो हैं वो रेज करने के लिए उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। सी वो आएगा हमारा एम है हमारा जो हमने न्यू शेयर्स इशू किए वो एम नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई P1 है यहाँ हमारा, P1 क्या है हमारा जो प्राइस होगी एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू आई मीन्स इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है हमें, माइनस ब्रैकेट ई दैट इज अर्निंग्स माइनस एन डी मतलब डिविडेंड जो हमने दे दी शेयर होल्डर्स को, तो अर्निंग से जितने भी डिविडेंड दे दिए बचा क्या है हमारे पास रिटेन अर्निंग्स, राइट। सो इन्वेस्टमेंट में से रिटेन अर्निंग्स माइनस करेंगे तो उतनी अमाउंट हमें क्या चाहिए, हमें न्यू रेज्ड कैपिटल चाहिए ना, उतनी रेज्ड करनी पड़ेगी कैपिटल। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं एमएम मॉडल में। एंड द वैल्यू ऑफ द फर्म आफ्टर इशूइंग फ्रेश शेयर कैपिटल फॉर द इन्वेस्टमेंट, और अब टोटल कितनी हो जाएगी वैल्यू ऑफ द फर्म, वो ऐसे कैलकुलेट किया था एमएम मॉडल में। सी एन P0 इज इक्वल टू ब्रैकेट n प्लस m ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई P1 दैट इज जो आपके प्राइस है एट द एंड ऑफ द 1 ईयर, माइनस करेंगे इन्वेस्टमेंट एंड प्लस करेंगे अर्निंग्स। ठीक है, इसको होल को डिवाइड करेंगे हम ब्रैकेट 1 प्लस कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। सो इन दिस वे जो हमारा वैल्यू ऑफ द फर्म आएगी आफ्टर रेजिंग द फ्रेश कैपिटल, तो इस वे में आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये किसने दिया था, एमएम अप्रोच के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। एबीसी लिमिटेड हैज अ कैपिटल ऑफ 10 लाख रुपीज, 10 लाख की कैपिटल्स है इन इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 रुपीज ईच। द शेयर्स आर करंटली कोटेड एट पार, जो शेयर्स है वो पार पे हैं अभी। द कंपनी प्रपोजेस टू डिक्लेयर अ डिविडेंड ऑफ 10 रुपीज पर शेयर, डिविडेंड कितना डिक्लेयर किया कंपनी ने, प्रपोज करिए मतलब 10 रुपीज पर शेयर का एट द एंड ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म इज 12%, मतलब के आपका 12% हो गया। What will be the market price of the share at the end of the year if dividend is not declared? When dividend is declared, B part. C में क्या बोला है, company has net profits of 5 lakh rupees and makes new investment of 10 lakh. During the period, how many new shares must be issued? Use MM model. तो हमें यहाँ पे 3 पार्ट कैलकुलेट करने हैं, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। सो देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे है। सॉल्यूशन देख लेते हैं। टोटल वैल्यू ऑफ कैपिटल कितनी दे रखी है आपको, सी ईयर फर्स्ट लाइन में देख सकते हो आप 10 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, क्या बोला, जो इक्विटी शेयर्स है वो 100 रुपीज ईच है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, जो टोटल वैल्यू होगी आपकी उसको डिवाइड कर देंगे आपकी प्राइस से।
सो वी हैव 10,000 शेयर्स करंटली, ये है अभी कंपनी के पास। और जो डिविडेंड है एट द एंड ऑफ द 1 ईयर, वो कितना प्रपोज किया जा रहा है डिक्लेयर करने के लिए, डिक्लेयर बाय 10 रुपीज पर शेयर, ठीक है। तो टोटल डिविडेंड कितना देना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय डिविडेंड पर शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर 10,000 थे, डिविडेंड पर शेयर 10 है, तो मल्टीप्लाई कर दिया 10,000 मल्टीप्लाई 10, वी हैव 1 लाख रुपीज। ये कितना है डिविडेंड, हमें टोटल कितना पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या था, फर्स्ट पार्ट हमें कैलकुलेट करना है व्हेन डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड। जब डिविडेंड डिक्लेयर ना किया हो तब कैसे कैलकुलेट करेंगे। सी हियर, कैलकुलेट क्या करना था हमें, हमें कैलकुलेट करना है कि मार्केट प्राइस क्या होगी एट द एंड ऑफ द 1 ईयर, राइट। सो जो मॉडल है उसने हमें दे रखा है फॉर्मूला मार्केट प्राइस का कैलकुलेट करने का। क्या था हमारा, P0 इज इक्वल टू D1 प्लस P1 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 1 प्लस के, राइट। यहाँ पे P0 क्या है, ऑलरेडी हमें गिवन है कि जो करंट प्राइस है वो पार पे भी कोटेड है, तो हमारी जो करंट प्राइस है वो 100 होगी, इज इक्वल टू D1 प्लस P1 डिवाइडेड बाय K प्लस 1 प्लस KE। 100 इज इक्वल टू डिविडेंड कितना है हमारा, डिविडेंड यहाँ पे 0 हो, फिर 0 हो, क्योंकि यहाँ पे जो डिविडेंड है वो डिक्लेयर नहीं किया, उस केस में हमें कैलकुलेट करनी है प्राइस को एट द एंड ऑफ द 1 ईयर। सो डिविडेंड इज 0 प्लस जो प्राइस है वो एज इट इज ही ली है हमने, क्योंकि अभी वो कैलकुलेट करना है। डिवाइड करेंगे ब्रैकेट 1 प्लस कॉस्ट ऑफ कैपिटल 20% आपको ऑलरेडी गिवन है। सो इन दिस वे वी हैव प्राइस ऑफ शेयर एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर इज 112 रुपीज, ठीक है। इजी था ये तो। सेकेंड पार्ट है व्हेन डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। अब क्या डिविडेंड जब डिक्लेयर किया गया तब क्या होगा। P0 इज इक्वल टू D1 प्लस P1 डिवाइडेड ब्रैकेट 1 प्लस K, ये गिवन है आपको अप्रोच के अकॉर्डिंग। जो आपका P0 है वो 100 है, इज इक्वल टू D1 कितना है आपका, यहाँ पे क्या है डिविडेंड जब डिक्लेयर है तो डिविडेंड पर शेयर आपको गिवन था क्वेश्चन में, राइट, 10 रुपीज। 10 प्लस P1 जो कि कैलकुलेट करना है डिवाइडेड 1 प्लस कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है। And in this way, simple calculation and market price at the end of the first year आपकी आ गई 102 rupees when dividend is declared, ठीक है। In this way हमने फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट कैलकुलेट कर लिया। अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पे। अब आते हैं हमारे पार्ट सी पे। तो एक बार क्वेश्चन पे फिर से जाते हैं और देखते हैं क्या कहा था उसने। सी हियर, कंपनी हैज नेट प्रॉफिट्स ऑफ 5 लाख रुपीज एंड मेक्स न्यू इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 लाख। कंपनी के पास 5 लाख की प्रॉफिट है, न्यू इन्वेस्टमेंट करनी है 10 लाख की। हाउ मेनी न्यू शेयर्स मस्ट बी इशूड, हमें MM मॉडल से बताना है यूज करके कि कितने नंबर ऑफ न्यू शेयर्स इशू करे अगर उसे 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की करनी है और 5 लाख उसके पास अभी प्रॉफिट है। तो अब आते हैं हमारे इसी स्लाइड पे, पहले यहाँ पे तो हमें न्यू शेयर्स कैलकुलेट करने हैं। तो इसे भी हम दोनों वे में कैलकुलेट करते हैं। कैसे, जब डिविडेंड डिक्लेयर किया गया हो और जब डिविडेंड डिक्लेयर ना किया गया हो। तो स्टार्ट करते हैं व्हेन डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। सी हियर, नेट प्रॉफिट हमें 5 लाख गिवन है, न्यू इन्वेस्टमेंट हमें 10 लाख की करनी है कंपनी में। टोटल डिविडेंड हमें पीछे अभी कैलकुलेट किया था 1 लाख आया था हमारा, आप देख सकते हो, राइट। सो प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड कितना हो जाएगा, क्योंकि जो प्रॉफिट में से तो हम डिविडेंड देंगे ना। 5 लाख की प्रॉफिट थी, डिविडेंड 1 लाख का था, हमने दे दिया। तो जो हमारा रह गया प्रॉफिट रिमेन्स वो कितना रह गया, 4 लाख रुपीज, राइट। तो ये प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड 4 लाख रह गए। अब क्या है, अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट, कितनी अमाउंट रिक्वायर्ड है न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए। अब 10 लाख की टोटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, उसमें से अब 4 लाख हमारे पास है, क्योंकि प्रॉफिट जो है अब लेफ्ट कितना रह गया, 4 लाख। सो अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट इज 6 लाख रुपीज, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे, 6 लाख, ठीक है, जो अमाउंट नीडेड है, डिवाइड करेंगे हम 102 से। 102 क्यों, क्योंकि हमने जो प्राइस ली है P1 वो हमने ली है जो हमने पीछे कैलकुलेट की थी, याद है ना। जब डिविडेंड डिक्लेयर किया था तो प्राइस इतना ही आया था 102, आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो 102, और इन दिस वे हमारा आगे नंबर ऑफ शेयर 5883 अप्रॉक्स, मतलब इसी के लगभग हमारे जो कैलकुलेशन आया था वो आई है, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स इतने इश्यू करेंगे न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए।
नाउ अब हम वैल्यू ऑफ द फर्म भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ऑल्दो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है वैल्यू ऑफ द फर्म कैलकुलेट करने के लिए, बट एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि वैल्यू ऑफ द फर्म भी कैलकुलेट करो नंबर ऑफ शेयर्स के कैलकुलेट करने के बाद। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। वैल्यू ऑफ द फर्म आफ्टर इशूइंग शेयर्स फॉर द न्यू इन्वेस्टमेंट। सी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे अब, 10,000 ऑलरेडी थे एंड 5,883 अब न्यू शेयर्स आ गए, तो टोटल कितने हो गए 15,883 शेयर्स। प्राइस ऑफ द शेयर कितनी है 102। ये 102 क्यों है, क्योंकि आपने वाले प्राइस दिया एंड डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल कितनी हो जाएंगी 15,883 मल्टीप्लाइड बाय 102, टोटल आ गई 16,20,066 रुपीज। ठीक है, वैल्यू ऑफ द फर्म क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ द फर्म अभी हम देखा था एमएम मॉडल में कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो हियर इज इट, वैल्यू ऑफ द जो शेयर कैपिटल टोटल आती है हमारी न्यू वाली, न्यू और जो भी एग्जिस्टिंग थे उनको टोटल वैल्यू माइनस करेंगे, इसमें से इन्वेस्टमेंट प्लस अर्निंग्स डिवाइड करेंगे 1 प्लस कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है हमारा यहाँ पे 12%। ठीक है, सो वी हैव 16,20,066 माइनस 10 लाख को जो कि इन्वेस्टमेंट है प्लस के 5 लाख जो कि हमारी अर्निंग्स है, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड किया हमने 1.12 से, और इस तरीके से हमारी जो वैल्यू ऑफ द फर्म आई है वो आई है टोटल 10,60 रुपीज। ओके, नाउ अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं व्हेन डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर, जब डिविडेंड डिक्लेयर ना किया हो तब कितने शेयर्स इश्यू करने पड़ेंगे। अर्निंग्स 5 लाख गिवन है, न्यू इन्वेस्टमेंट के 10 लाख की जरूरत है, तो रिक्वायर्ड अमाउंट कितनी हो जाएगी न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए। डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है तो कोई डिविडेंड देना भी नहीं है, तो 10 लाख की जो न्यू इन्वेस्टमेंट है उसमें से अर्निंग्स जो है 5 लाख तो है ही, तो रिक्वायरमेंट कितनी रह जाएगी ओनली 5 लाख की, तो 5 लाख की रिक्वायरमेंट रहेगी। और मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर है 112 व्हेन डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड। हमने फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट किया था ना 112 आया था, वही हमने लिए यहाँ पे। तो हमारे जो शेयर्स आगे नंबर शेयर्स वो कितने आगे 4,465 अप्रॉक्स। सो वैल्यू ऑफ द फर्म इसका भी कैलकुलेट कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ द फर्म आफ्टर इशूइंग शेयर्स फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे 10,000 एग्जिस्टिंग शेयर्स है प्लस 4,465 न्यू शेयर, टोटल 14,465 शेयर्स। प्राइस ऑफ द शेयर 112 है, वैल्यू ऑफ द शेयर कैपिटल हो जाएगी 14,465 मल्टीप्लाई 112 इज इक्वल टू 16,20,080 रुपीज। वैल्यू ऑफ द फर्म क्या आ जाएगी आपकी, अगेन वही एमएम अप्रोच के अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ द शेयर कैपिटल, जो टोटल वैल्यू आ गई शेयर कैपिटल माइनस करेंगे इन्वेस्टमेंट प्लस करेंगे अर्निंग्स डिवाइड करेंगे 1 प्लस कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, सो 16,20,080 माइनस 10 लाख विच इज इन्वेस्टमेंट प्लस 5 लाख जो कि अर्निंग्स है, इस पूरे का डिवाइड करेंगे 1 प्लस 12% से जो कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, सो 0.12। So in this way we have value of the firm 10,71,000. So you can clearly see कि दोनों ही केस में जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो हमारी क्या आ रही है, ऑलमोस्ट सेम आ रही है, राइट, देख सकते हो आप यहाँ पे। सो एमएम अप्रोच यही तो कहता है कि आप डिविडेंड डिक्लेयर करो या ना करो, उससे वैल्यू ऑफ द फर्म अफेक्ट नहीं होती है। ओके, सो वही चीज यहाँ प्रूफ होगी कि डिविडेंड डिक्लेयर किया तब भी हमारी उतनी ही वैल्यू आ रही है, और डिविडेंड जब डिक्लेयर नहीं किया तब भी हमारी उतनी ही वैल्यू आ रही है। तो अफेक्ट क्या करती है, अफेक्ट करती है अर्निंग्स फर्म की, और जो अर्निंग्स है वो डिपेंड किस पे होती है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज पे। तो यही बेसिकली एमएम अप्रोच में कहा गया है। ठीक है, आई होप सो आपको क्लियर हो गया हो। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।